लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। 2001 में मिला था भारत रत्न। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में गाना शुरू कर दिया। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए। 1,000 से आवाज दी। आई फिल्म दूनो वाय में था। लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में होगा अंतिम संस्कार। 2001 में मिला था भारत रत्न। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 से गाना शुरू कर दिया था। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए। 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म दूनो वाय में था। लता मंगेशकर का 42 साल में निधन। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। 2001 में मिला था भारत रत्न। साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। 92 साल की लता जी ने 36 गाने गाए। 1,000 से ज्यादा फिल्मों में आखिरी फिल्म दूनो वाय में था। लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। 2001 में मिला था भारत रत्न। 13 साल की उम्र में 1942 में गाना शुरू किया था। आज भारत की स्वर आज सुर सामग्री कोरोना से जंग हार। उन्होंने आज आखिरी सांस उनके राष्ट्र की गई। तिरंगा दोपहर 12 बजे लता ले जाया जाएगा। बीएमसी के कामले ने बताया कि लता जी का अंतिम संस्कार हालांकि इसका समय नहीं किया गया है। 42 साल की लता जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों के 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी। उन्हें बीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता ताई का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना शुरू भी हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया था।
रविवार को सुबह 8:12 उनका निधन हुआ। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर उनकी मौत की वजह है। ईश्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर गूंज गई है। फैंस उन्हें ठीक होने की दुआएं दे रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। सैकड़ों कालजाई गानों को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर चली गई हैं। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण अपने कमरे से भी ज्यादा समय गुजारने लगी थी। उनके घर में एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं, जो किसी भी गायक के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों को हिट होने की गारंटी करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्म में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाना गाया। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डू नो व्हाई में था। करीब 80 साल की संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की उम्र में 1942 में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी। 5 भाई बहन में सबसे बड़ी लता जी, 3 बहन आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पेरेड रोड स्थित प्रभुकुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वे यहाँ रहती थी। बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ दूरी पर रहती थी। सालों तक प्रभाकुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से शुरू होती थी। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में भी लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे 28 दिन तक भर्ती रही थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना भी लगभग बंद हो चुका था। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायकी के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड भी मिले थे। में 4 चांद लगाने वाली ईश्वर कोकिला लता मंगेशकर 36 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं। पिछले 8 दशकों से गायक में अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली लता जी ने महज 13 साल की उम्र में सिंगिंग करियर शुरू कर दिया था। उनके करियर में ज्यादातर गाने सदाबहार रही हैं। आज आइए जानते हैं उनके कुछ चुनिंदा गाने। साल 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में गाने के दौरान स्टूडियो में लता और रफी की रियलिटी पर एक साथ काम न करने का फैसला लिया। लता मंगेशकर ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रियलिटी की मांग की थी। सभी गायकों ने एक मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब लता और रियलिटी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा कि आप क्या गाएंगे, मैं खुद
कभी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने थे दिल पुकारे आरे आ को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। साल 1967 में आर.डी. बर्मन द्वारा आयोजित किए गए एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म किया। लता मंगेशकर ने फिल्म जिद्दी में पहली बार किशोर कुमार के साथ ये कौन आया रे गाना गाया था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय ही पहली बार लता और किशोर की मुलाकात हुई थी। करियर की शुरुआत में लता दी लोकल ट्रेन पकड़कर स्टूडियो जाया करती थी। एक दिन महालक्ष्मी स्टेशन में एक व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने और छड़ी लिए उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लता जी को वो शख्स जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उनका ख्याल साफ नहीं था। जब उन्होंने लोकल से उतरकर टांगा लिया तो वो शख्स भी टांगे के पीछे आने लगा। लता जी घबरा गईं और तेजी से स्टूडियो पहुंची। यहाँ भी वो शख्स पीछे आ ही रहा था। स्टूडियो पहुंचकर उन्होंने संगीतकार खेमचंद्र के पास जाकर कहा, ये शख्स कौन है? ये मेरा पीछा कर रहा है। खेमचंद्र ने पीछे देखा तो हंसने लगे और कहा, ये किशोर कुमार है, अशोक कुमार के भाई। प्लेबैक सिंगर के रूप में ये किशोर दा की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने देवानंद को आवाज दी थी। कुछ इस तरह संगीत की दुनिया के 2 सबसे बड़े सितारे की पहली मुलाकात हुई। 1960 की फिल्म मुगले आजम में लता की अनारकली बनी मधुबाला की आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने 150 गाने को रिजेक्ट करने के बाद प्यार किया तो डरना क्या को सेलेक्ट किया था। इस गाने में जो गूंज नौशाद साहब को चाहिए थी वो स्टूडियो में नहीं थी। ऐसे में उन्होंने लता जी से बाथरूम में ये गाना रिकॉर्ड करवाया था। उस जमाने में 10 से 15 लाख में पूरी फिल्म बना दिया करते थे, लेकिन इस गाने में पूरे 10 लाख रुपए खर्च किया गया था। मधुबाला लता जी की आवाज की ऐसी दीवानी थी कि उन्होंने फिल्मों में काम करने की शर्त रखी थी कि उन्हें लता जी की ही आवाज मिलेगी। ये गाना लता जी की कैरियर के शुरुआती हिट गानों में से एक है। उस जमाने में रिकॉर्डिंग स्टूडियो की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जिससे सिंगर किसी भी खाली जगह में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे। 1948 और 49 के पास का समय है जब लता बॉम्बे टॉकीज में महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला आएगा रिकॉर्ड कर रही थी। वहां एक्ट्रेस नरगिस और जदन भाई अपनी फिल्म लाहौर की शूटिंग कर रही थी। गाना ध्यान से सुनने के बाद जदन भाई ने उन्हें बुलाया और कहा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? लता, उन्होंने जवाब दिया। जदन भाई ने तारीफ करते हुए आगे कहा कि माशा अल्लाह, क्या बगैर कहा है। दीपक बगैर कैसे परवाल जल रहे हैं। बगैर सुनकर तबीयत खुश हो गई। ऐसा तलजफुर होता है कि किसी का नहीं होता। तुम एक दिन बहुत नाम करोगी वाकई। लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 में पहली बार भारत चीन युद्ध के शहीदों को याद करते हुए "ऐ मेरे वतन के लोगों" गाना गाया था। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिनकी आंखों में ये गाना सुनकर आंसू आ गए थे। ये गाना श्री रामचंद्र ने कंपोज किया था और कवि प्रदीप ने लिखा था। लता जी ने जब लाल किले पर गाना खत्म किया तो पंडित नेहरू ने फिल्मकार महबूब से कहा कि वे इस गायिका से मिलना चाहते हैं। महबूब भीड़ में खोजते हुए लता के पास पहुंचे और उन्हें पंडित नेहरू तक ले गए। लता जी को देखकर पंडित नेहरू हाथ जोड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और लता जी की काफी तारीफ की। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर ने किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। राज साहब ने लता जी को बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। तब राज कपूर ने फिल्म के गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा से बात कही, जिन्हें लता जी पापा कहती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ। वे स्टूडियो गईं। संगीतकार ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम गाने को सिर्फ 1-2 बार बताया। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद 6 से 7 मिनट में गाने को लता जी ने एक टेक पर रिकॉर्ड करके वापस आ गए। यह किस्सा लता मंगेशकर पर उनकी बहन मीना मंगेशकर खड़ीकर की किताब दीदी और मैं किताब में लिखा है।
राज कपूर की बेटी रितुनंदा ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि ये फिल्म राज कपूर ने लता जी से इंस्पायर होकर लिखी थी और वो लता जी को ही इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। फिल्म बैजू बावरा के गाने मुझे भूल गए सावरिया को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। जैसे ही इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो चंद लाइनों के बाद लता जी की आवाज आनी बंद हो गई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के टेक्नीशियन अपने यंत्र चेक करने लगे, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। मशहूर संगीतकार नौशाद साहब स्टूडियो के अंदर पहुंचे तो देखा कि लता जी शांत खड़ी हैं और उनकी आंखों में आंसू है। लता जी ने गाने के इमोशंस से भावुक हुई थी। कई मिनटों तक नॉर्मल होने की कोशिश करने के बाद लता जी ने फिर ये गाना रिकॉर्ड किया। सलील चौधरी के कंपोजिशन में तैयार हुआ गाना 1957 की फिल्म मुसाफिर का था, जिसे लता मंगेशकर और दिलीप कुमार ने आवाज दिया था। लता को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ गाना गाएंगे। दिलीप साहब ने प्रैक्टिस तो खूब की, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक थामा तो वो डर गए। डर का कारण था लता जी जैसी बेहतरीन गायिका के साथ गाना गाना। जब दिलीप कुमार ठीक से नहीं गा सके तो सलील चौधरी ने उन्हें ब्रांडी पिलाकर रिकॉर्ड करवाए गाने। कहा था कि इस रिकॉर्डिंग के बाद से ही लता जी और दिलीप साहब के रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ गई थी। लता उन्हें भाई मानती थी और राखी बांधा करती थी, लेकिन इसके बाद से ही दोनों के बीच करीब 13 साल तक नाम मात्र की बात रही। इस मतभेद का कारण दिलीप साहब का कमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था, मराठियों की उर्दू दाल चावल की तरह होती है। लता जी इससे काफी नाराज हुई थी। साल 1974 की फिल्म आपकी कसम के गाने सुनो कहो कुछ हुआ क्या को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने आवाज दी थी। किशोर कुमार को हर वक्त मजाक करने की आदत थी, लेकिन उनकी इस आदत के कारण लता ने उनके साथ रिकॉर्डिंग करने से इनकार कर दिया था। लता जी ने कहा था कि ये जो जोक सुनाते हैं और हंसने में आवाज थक जाती है, लेकिन एक समय आया जब दोनों को साथ गाना गाना था। जैसे ही लता जी आई तो किशोर दा ने उन्हें रोक कर किस्सा सुनाना चाहा। लता जी ने कहा, पहले गाने दीजिए, तो जवाब मिला कि ये किस्सा गाने से ताल्लुक रखता है। सोचो, एक घर के कमोड पर तुम बैठी हो और दूसरे कमोड पर मैं बैठा हूँ, हम ये गाना गा रहे हैं। जाहिर है ये मजाक सुनकर सभी देर तक हंसते रहे थे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि जब वे 33 साल की थीं, तब किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। एक बार खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाया था। उन्होंने एक बातचीत में कहा था कि हम मंगेशकर इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1963 में मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि मैं बेड से भी मुश्किल से उठ पाती थी। हालात ये हो गए थे कि अपने दम पर चल फिर नहीं सकती थी। लता जी की माने तो इलाज के बाद वे धीरे धीरे ठीक हुई। वो कहती हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया है। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हुई हूँ। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार के कंपोज किया था। लता जी बताती हैं, हेमंत दा घर आए और मेरी माँ से इजाजत लेकर मुझे रिकॉर्डिंग ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया था कि किसी भी तरीके के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वे तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई, मैंने अपनी आवाज नहीं खोई। लता जी के इस गाने से फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। लता मंगेशकर के मुताबिक उनकी रिकवरी में मजरूर सुल्तानपुरी की अहम भूमिका थी। वे बताती हैं, मजरूर साहब हर शाम घर आते थे और मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते थे। वे दिन रात व्यस्त रहते थे और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वे हर दिन आते थे। यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना भी खाते थे, मुझे कंपनी देने के लिए। अगर मजरूर साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उभरने में सक्षम ना हो पाती। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ, मुझे पता चला था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जब लता जी के पास पूछा गया कि क्या यह सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि वे फिर कभी गा नहीं पाएंगी, तो जवाब में उन्होंने कहा, यह सही नहीं है, यह मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, मैं कभी ना गा पाऊंगी, ऐसा तो कभी नहीं। मुझे ठीक करने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर ने तो मुझसे यहाँ तक कहा था कि वे मुझे खड़ी करके ही रहेंगे, लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में गलतफहमी हुई है, मैं अपनी आवाज नहीं खो रही हूँ। लता दीदी की जिंदगी किसी बायोपिक की मुकम्मल स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में कुछ भी निगेटिव किए जाने की जरूरत नहीं, फिर भी मूवी सुपरहिट होने की गारंटी है। अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल से भी मीठी। बच्ची अपने गुरु सम्मान पिता को 13 साल की उम्र में ही खो देती है और सारे परिवार का जिम्मा उसके सर पर हो जाता है। मजबूरी में लता को फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में लता की आवाज हर सफल फिल्म की जरूरत बन जाती है। शख्सियत उसूलों की इतनी पक्की कि बड़े बड़े म्यूजिशियन, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से झगड़ा तक कर लिया। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती है और दिल उनके गानों में बोल पर धड़कने लगता है। आज लता जी हमारे सामने विरासत छोड़कर चली गई। शुरू से ले लो ना, नीचे का तो क्या स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को करीब 12:30 बजे उनके आवास पर ले जाया जाएगा। शाम करीब 6:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क में रखा गया। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह ही उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत रत्न लता मंगेशकर 92 वर्ष की थी। कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें 8 जनवरी को दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनके निधन पर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सहित बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा, दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ के गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद करेंगी, जिसकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और लिखा कि लता जी के योगदान को शब्दों में बयां करना असंभव है। उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार महान गायिका लता मंगेशकर के निधन से बेहद दुखी हैं। स्वर कोकिला की श्रद्धांजलि देने वाले तस्वीर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे, और कोई ऐसी आवाज कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर जी के निधन से बहुत दुखी हूँ। सच्ची संवेदना और प्रार्थना। ओम शांति। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए बाल ठाकरे पिता से कम नहीं थे। ठाकरे हर मुश्किल घड़ी में लता के साथ खड़े नजर आए। यूं तो बाला साहब ठाकरे का फिल्मी दुनिया से कई कलाकारों के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध था, लेकिन लता को सबसे ऊंचा स्थान देते थे। जब बाल ठाकरे का निधन हुआ था तो लता को लगा कि उनके सर से पिता का हाथ हट चुका है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी।
हालांकि जीवन भर बाल ठाकरे ने कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही कभी किसी राजनीतिक पद पर रहे। फिल्मी दुनिया के दिग्गज सितारों के साथ उनका खास रिश्ता था। लता मंगेशकर को तो बहुत ज्यादा ही माना करते थे। लता मंगेशकर को इतना मानते थे कि अपने निधन से पहले ही उन्हें इसके बारे में जानकारी दे दी थी। लता दी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाला साहब को अपने आखिरी दिनों का आभास अपने निधन से काफी पहले हो चुका था। लता मंगेशकर ने बताया था कि बीमारी के दौरान जब वह बाल ठाकरे से मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा समय आ गया है, मैं कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। लता मंगेशकर ने बताया कि बीमारी के दौरान जब वह बाल ठाकरे से मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा समय आ गया है, मैं कुछ दिनों में दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। लता मंगेशकर ने बताया कि बाल ठाकरे साहब बेहद मजाकिया इंसान हैं। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो अक्सर मेरे साथ कोई ना कोई मजाक जरूर करते हैं। लता मंगेशकर के साथ अंतिम मुलाकात में वह बेहद गंभीर थे और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ और अब मेरे आराम करने का समय आ गया है, शायद हम आखिरी बार मिल रहे हैं। लता मंगेशकर ने जब बाल ठाकरे की ये बात सुनी तो वो भावुक हो गई। उनके लिए आसान नहीं था इस सच को मान लेना। बाल ठाकरे ने हमेशा लता मंगेशकर का सम्मान किया। वह उन्हें देश के साथ साथ मराठी समाज का गौरव मानते थे। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि और जयंती पर लता मंगेशकर हमेशा उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देती हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर के सदाबहार गाने आज भी उतने ही सुने जाते हैं जितने पहले सुने जाते थे। यकीनन इसकी वजह उनकी बेहद सुरीली आवाज है जिसे मांझने के लिए वे काफी अभ्यास और मेहनत करते थे। घर के माहौल में संगीत रचा बसा हुआ था। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर मशहूर संगीतकार थे। परिवार में सभी बहनें और भाई संगीत की तालीम लेते थे। सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर टैलेंटेड सिंगर आशा भोसले की बहन है। आशा के अलावा लता मंगेशकर की दो और बहनें हैं जिनका नाम उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर है। यह भी गायिका हैं जो आशा और लता की तरह मशहूर तो नहीं पर कई भारतीय गाने गा चुकी हैं। लता जी के एक भाई हैं जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। वे भी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। लता अपनी गायिका को निखारने के लिए पूरे दिन अभ्यास करती थी। लता ने जब गाना शुरू किया तब आज जैसी तकनीक मौजूद नहीं थी। तब गाने में इफेक्ट पैदा करने के लिए अलग तरह से रिकॉर्डिंग की जाती थी। लता का मशहूर गाना आएगा आने वाला सुनकर लगता है कि इसमें किसी तकनीक के सहारे से उतार चढ़ाव पैदा किया गया है, पर जब यह गाना रिकॉर्ड हुआ था तब साउंड रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग की तकनीक विकसित नहीं हुई थी। शुरू में गाना सुनकर लगता है कि आवाज दूर से आ रही है। कुछ पंक्तियां सुनने के बाद लगता है कि आवाज पास से आ रही है। उस समय गायकों को इस तरीके का इफेक्ट पैदा करने के लिए बहुत स्वर साधना करनी पड़ती थी और लता ऐसे काम करने में माहिर थी। लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान माइक्रोफोन कमरे के बीच में रखा गया था। उन्हें कमरे के एक कोने से गाते हुए माइक तक पहुंचना था। गाने और माइक तक पहुंचने की टाइमिंग इतनी सटीक होनी चाहिए थी कि जब वे माइक के पास पहुंचे तो गाने का आएगा आने वाला मुखड़ा शुरू हो जाए। कई बार ऐसा करने के बाद इस गाने की सही रिकॉर्डिंग हो पाई थी। खेमचंद्र प्रकाश ने इस गाने को म्यूजिक दिया था। इस गाना फिल्म महल का है। यह गाना फिल्म महल का है जिसके सावक वाचा ने प्रोड्यूस किया हुआ था। उन्होंने कहा उन्हें लगता था कि यह गाना चलेगा नहीं, पर हुआ इसका उल्टा ही। लता इस गाने से खूब मशहूर हो गई थी। उन्होंने ऐसे दर्जनों गाने गाए जिसके लिए वे सारा दिन रियाज करती थी, तब जाकर वैसा गाना रिकॉर्ड हो पाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लता जब भी कोई गाना गाती थी तब उनके पिता और गुरु मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की सीख को याद करती थी। दीनानाथ अपनी नन्ही बेटी लता से कहते थे कि गाते समय यह सोचो कि तुम्हें अपने पिता या गुरु से बेहतर गाना है। लता जी ने जीवन भर उनकी इस सीख को याद रखा और अपनाया।
हाँ। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह वहां थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज रविवार को ही होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पेडर रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और संस्कार किया जाएगा। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने और अभिनेताओं ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले करीब 1 महीने से काफी बीमार चल रही थी। इसी साल 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख दिया गया था। मंगेशकर जी की तबीयत काफी अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार से जुड़े सभी सदस्य अस्पताल पहुंच गए थे। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हो गए। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। हर एक भारतीय की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 67 साल की करियर में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही हैं। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहन के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है।
निधन से पूरा देश गमजदा है। क्रिकेट से उनका गहरा लगाव था। वो भारतीय टीम का मैच देखना नहीं भूलती थी। उनके निधन पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। धुरंधर बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली ने लिखा कि लता जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। शानदार संगीत और यादों के लिए धन्यवाद। परिवार और परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, लता जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आपकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। कोटि कोटि प्रणाम। गौतम गंभीर ने लिखा, लेजेंडरी अनंत काल तक जीते हैं, कोई उनके जैसा कभी नहीं होगा। लता मंगेशकर 28 दिनों से वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिनों पहले उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी स्वर कोकिला को याद किया। सचिन तेंदुलकर का और उनका खास रिश्ता था। वे पिछले 28 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन शनिवार को दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन। अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज डॉक्टर प्रीत समदानी की देखरेख में किया गया था। उन्होंने कहा, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लता मंगेशकर जी का निधन सुबह 8:12 हुआ। अस्पताल में भर्ती होने के 28 दिनों से अधिक समय के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मृत्यु हो गई। बता दें, कुछ महीनों पहले लता मंगेशकर को कोरोना हो गया था। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने लगी। इससे पहले दिग्गज गायिका को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर रविवार सुबह शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लता जी का निधन मेरे लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए हृदय विदारक है। राष्ट्रपति भवन ने कोविंद के हवाले से ट्वीट किया, लता दीदी जैसे कलाकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं। वह एक असाधारण व्यक्ति थी जो उच्च कोटि के व्यवहार की धनी थी। उन्होंने कहा कि दिव्य आवाज सदा के लिए बंद हो गई, लेकिन उनके गाए गीत हमेशा अमर रहेंगे और अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। पार्थिव देह को दोपहर 12 बजे प्रभु कुंज स्थित घर पर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा, शाम 6:30 बजे। लता जी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद आई, यानी 10 जनवरी को सामने आई। ब्रिज कैंडी में डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम लता जी का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना शुरू भी हो गया था। ऑक्सीजन निकाल कर रख दिया गया था, लेकिन आईसीयू में थी वे। रविवार को सुबह 8:12 उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर उनकी मौत की वजह है। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी।
बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। उनके घर में एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर जी की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज़ गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था। कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाना गाया था। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डूनो वाय में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता जी अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पीटर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वो यहाँ रहा करती थी। अपनी बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती हैं। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर की संगीत के रियाज से हुआ करती थी। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में लता जी को निमोनिया और सांस में तकलीफ की प्रॉब्लम सामने आई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां वे 28 दिन तक भर्ती थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना भी लगभग बंद हो चुका था।